हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, जिसमें मैं आप लोगों को प्री का सिलेबस भी बताऊंगा और मेंस का सिलेबस भी बताऊंगा। मेंस में मेरा फोकस आज जीएस पेपर 1 पर रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या पूछता है ये। सबसे पहले आप इधर देखिए, जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है ना, इसमें आपको क्या क्या दिया गया है यूपीएससी की तरफ से। भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल, और आपको सोसाइटी के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। किसमें? जीएस पेपर 1 मेंस का, यूपीएससी का। ठीक है। और भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, जैसे जीएस पेपर 2 है, 3 है, 4 है, ऑप्शनल है। सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे आपको डिस्कस करूंगा, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 1 का, उसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं प्री में क्या दिया है। तो प्री में आपसे क्या पूछेगा यूपीएससी। जैसा कि आपको पता है, प्री का जो जीएस पेपर 1 होता है वो 200 नंबर का होता है, और इसमें आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटे का। ठीक है। और 2 घंटे में आपसे वो करवाता क्या है, चने थोड़ी सिलवाएगा वहाँ पे। आपको यहाँ पर पेपर सॉल्व करना होता है 2 घंटे में। और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछते हैं वो देखो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने देश की और दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अवेयर रहना है। उसमें आपको करंट अफेयर्स पूछेगा वो। दूसरी चीज़ जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा हिस्ट्री के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपसे पूछेगा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। और क्या चीज़ पूछेगा आपसे, प्राकृतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल, मतलब भूगोल के जो पार्ट्स हैं ना, उन पार्ट्सों में से आपसे प्री से क्वेश्चन पूछेगा। किस तरीके से वो क्वेश्चन बनाएगा, वो सारी मैं एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा जिस पे यूपीएससी ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि यूपीएससी किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। उसके अलावा आपसे क्या पूछेगा, संविधान के बारे में, पॉलिटी के बारे में पूछेगा। उसमें आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है हमारी। उसके अलावा पंचायती राज सिस्टम पूछेगा, उसमें आपको पब्लिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, उनसे कुछ जुड़े मुद्दे हैं तो वो आपसे पूछेगा। जैसे वर्तमान में चर्चाओं में रहा आर्टिकल 18, कैसे आपको मतलब समझ में आता है, फिर उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपसे इकोनॉमी पूछेगा आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में, जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो पूछेगा। और आपको थोड़ा सा पर्यावरण भी देखना पड़ेगा इसमें, और बायोडाइवर्सिटी भी इसमें देखनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा सा पर्यावरण वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे साइंस पूछेगा। तो साइंस में तीनों पार्ट इसमें आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये ध्यान रखना, आप मेंस में पढ़ोगे तो मेंस में आपको इसकी जगह पर बहुत सारी चीज़ें अलग पढ़नी पड़ेंगी। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जो कि जीएस पेपर बन गया है। ठीक है। इसका कट ऑफ आपको इसी वाले सब्जेक्ट से बनता है। जो जीएस पेपर 2 का रहेगा ना, उसका सिलेबस अलग है। अब जीएस पेपर 2 में आपसे क्या पूछेगा, अब जीएस पेपर 2 में देखिए आप, जीएस पेपर 2 में आपको मेनली कॉम्प्रहेंशन पूछेगा, कॉम्प्रहेंशन रहेंगे इसमें। दूसरा आपको थोड़ा सा मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। थोड़े ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें, लेकिन ये क्या रहेगा आपका, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये देखो यूपीएससी ने इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ था ना, वो भी मैं लेके आया हूँ, पढ़ो इसको पूरा। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पेपर नंबर 2, जो एलिजिबल पेपर होगा, जिसके लिए न्यूनतम 33% आपको लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको पूरे नंबर लाने का प्रयास नहीं करना, लेकिन आपको 33% लाना पड़ेगा। किसका? 200 नंबर का 33% लाना पड़ेगा। ठीक है। और ये पेपर भी आपका 2 घंटे का होगा। और ये पेपर सबसे टफ माना जाता है। अगर आपने ये पेपर सॉल्व नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपका पेपर जीएस पेपर 1 भी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, मतलब उसको, उसके नंबर नहीं जुड़ पाएंगे और उसको चेक नहीं करेंगे वो। ठीक है। वो क्वालिफाई भले ही कर लो आप, लेकिन आपका क्या होगा, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा उससे। अगर आपने जीएस पेपर 2 क्वालिफाई नहीं किया, यानी आपके 33% मार्क्स नहीं आए, तो फिर आपका क्या होगा, जीएस पेपर 1 वाला जो पार्ट है वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है। और यूपीएससी खुद बोलता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसका मतलब प्री में जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 विकल्प आपको देंगे, आंसर आपकी आंखों के सामने रहेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं मेंस के सिलेबस की ओर। अब मेंस में आपसे क्या पूछेगा, मेंस में जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है ना, उसमें आपको 4-5 चीज़ें दी हुई हैं। देखो, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और
सोसाइटी यानी समाज के बारे में। ये आपसे पूछेगा यूपीएससी जीएस पेपर 1 में। और ये पेपर कितने का रहेगा नंबर्स का? ये आपका रहेगा 250 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या पूछेगा यूपीएससी, उन सारी चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। उसमें आपको क्वेश्चंस बताऊंगा किस वाले सेगमेंट से कितने नंबर में कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं लेनी। आप अभी इतना समझिए कि सिलेबस में क्या दिया है और सिलेबस कितने नंबर का है। ठीक है, अब आगे समझिए। जीएस पेपर 1 वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्या जानना है? भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के क्या चीज, कला, साहित्य और वास्तुकला, मतलब प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के उनकी कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी उनकी, और वास्तुकला कैसी थी। मतलब वास्तुकला में कैसी चीज़ें आई, उनके मंदिर कैसे बन रहे थे, उनके जो विश्व धरोहर उसमें शामिल कर रहे हैं आज हम, जैसे कि कुछ चित्तौड़ के दुर्ग हैं वो वाले, मतलब उनके किस तरीके से वो बनाए गए थे, वो सारी चीज़ें इसमें पूछेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से, इसका मतलब क्या हुआ, 1850 से लेके वर्तमान समय तक की आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और उनसे जुड़े हुए कुछ भी विषय आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो मेंस में से अच्छे सवाल बनते हैं, वो मैं प्रत्यक्ष आपको सवाल बताऊंगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, मतलब स्वतंत्रता संग्राम एक दिन में नहीं हुआ था, उसकी कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई थी वो हमें जानना है। देश के विभिन्न भागों में कहाँ कहाँ पर ये हुआ था वो भी हमें जानना है इसमें। उसके अलावा इसने अपना योगदान दिया था किसने, कुछ व्यक्तियों ने, उनका क्या योगदान रहा था, उन व्यक्तियों के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये भी आप देखते चलेंगे इसमें साथ में, और ये पूरा इन डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए बताऊंगा एंड में आपको किस किताब से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आने वाले सेशंस में डिस्कस करूँगा। लेकिन बुक्स वाला मैं आपको अभी बता दूंगा कि बुक्स आपको कहाँ से फॉलो करनी है, कौन सी पढ़नी है, और आप किस लेवल पे हैं, उस हिसाब से मैं बुक लिस्ट का डिस्कशन में एंड में करूँगा। तो पूरी वीडियो आप देखें एंड तक, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। अब हमारा भारत आज़ाद हो चुका है, आज़ाद होने के बाद में चीज़ें किस तरीके से सुधारी हमने, क्या हमारे भारत में आज जो स्टेट्स हैं वो सारे ऐसे ही थे, क्या भारत में इतने ही स्टेट थे या और कोई था, पाकिस्तान अलग कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे जब ये सिलेबस, जब हम क्लास लेंगे उसमें पढ़ेंगे। और मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूँ, मैं इसी चैनल पे आपको एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं वो आप इसमें जुड़ सकते हैं और पूरी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी में इस पर चलाऊँगा, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, ज्योग्राफी की हो, मैं सारी एनसीईआरटी इस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, बढ़े आगे। उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, 18वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो दुनिया भर में घटनाएं चल रही थी वो भी देखना पड़ेगी। जैसे इंडस्ट्रियल क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है हमें, विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन कैसे हुआ, भारत और पाकिस्तान की सीमा कैसे बनी, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। इंडिया चाइना के बीच में आज जो विवाद हैं वो किस तरीके से हैं, पहले मित्र थे कि नहीं थे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, वो हमें यहाँ से समझ में आएंगी। जब आप जीएस पेपर 2 में आईआर वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो वो उसकी जो जड़ें हैं वो आपको इस वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। मतलब आप अगर विश्व इतिहास पढ़ोगे ना तभी आपको आईआर वाला सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। उसके अलावा उपनिवेशवाद पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद कैसे आया, उसकी समाप्ति कैसे हुई वो पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक दर्शन को पढ़ेंगे, जैसे साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, क्या साम्यवाद समाजवाद एक ही होती है, चीज़ें सारी चीज़ें डिफरेंस पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। उसके अलावा हमारे भारतीय समाज पर इस पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी पढ़ेंगे। मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, बिल्कुल एक माला की तरह मोती जो होते हैं ना माला में, वो इस तरीके से परोया गया है। मतलब बहुत शानदार है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो चीज़ें आपकी ऐसे क्लियर होंगी बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, सोसाइटी वाले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है। सोसाइटी वाले पार्ट में आपको भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, मान लेते हैं, प्रथाएं कैसे आई, क्या हुआ। आज आप सोचते हो कि आप एक बालक का जन्म हुआ, उस जन्म में उसका नाम रखा जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं, तो वो प्रथाएं चली आ रही हैं, वो सारी चीज़ें कैसी हैं हमारे समाज में, जो विशेषताएं हैं उसमें हम पढ़ेंगे। सोसाइटी वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है,
तो उस भारत की डाइवर्सिटी को भी हम समझेंगे इसी वाले पार्ट में। तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग हमारे भारत में रह रहे हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कलेक्ट होगी। वो क्या, कोई अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, सारी चीज़ें इसमें आएंगी, हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, सोसाइटी में महिलाओं की क्या भूमिका है, महिला संगठनों की क्या भूमिका है, और जनसंख्या से संबंधित कुछ मुद्दे, गरीबी से संबंधित आपके विकासात्मक मुद्दे भी इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे सरकार ने कोई योजना चलाई, कैसे वो योजना काम करेगी, क्यों वो योजना लाई गई, वो सारी चीज़ें हम इसमें जोड़कर देखेंगे। दूसरा, शहरीकरण क्या हुआ, उनकी कुछ समस्याएं क्या हुई, गांव से लेके आदमी आ गया बाजार में, बाजार में इतने लोग हुआ है कि वहाँ रह नहीं पा रहे, ज़मीन कम पड़ रही है, तो शहरीकरण में क्या प्रॉब्लम हुई है वो भी हम देखेंगे इसमें। और अगर ऐसा हुआ है तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो भी हम इसमें जानेंगे। तीसरी चीज़, समाज का भूमंडलीकरण पर मतलब क्या प्रभाव पड़ा, समाज में जो भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, उसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर, है ना, तो वो भी हम इसमें देखेंगे, कवर करेंगे। और सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन सारे शब्दों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे सोसाइटी वाले पार्ट में। तो ये इन डिटेल हम पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। ये अपने आप में एक थ्योरी है बहुत खतरनाक वाली, मतलब इसको कब समझ में आएगी, ये जब समझ में आएगी आपको जब आप अच्छे से एनसीईआरटी को फॉलो करोगे। और एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, वो अपने आप में समझ विकसित करने वाली किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे हम इसी वाले चैनल पे, आप बने रहिए। और एंड में इसी वाले चैनल पर मैं आपको अभी बताऊंगा क्या, बुक लिस्ट के बारे में, क्या आपको कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जो विश्व भूगोल वाला पार्ट है ना, विश्व भूगोल वाले पार्ट में आपको क्या करना है, विश्व भूगोल की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं बुक लिस्ट बता दूंगा कौन सी वाली बुक लिस्ट से आपको पढ़ना है। दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे एशिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी भारतीय समुदाय को लेते हुए, मतलब भारत का जो कॉन्टिनेंट है उसको लेते हुए, ठीक है। अब देखो, यूपीएससी ने एक बहुत शानदार बात लिखी है, क्या लिखी है, सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्या का संतुलन बना रहे। महिला उम्मीदवारों के आवेदकों को प्रोत्साहित कर किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करती है, और वो ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जिससे क्या हो, पुरुष और महिला में भेदभाव खत्म हो। आपको पता है क्या, यूपीएससी में कोई भी फीमेल कैंडिडेट जब फॉर्म डालती है तो उसको पैसे नहीं देना पड़ता है, फ्री में उसका फॉर्म भरा होता है, जबकि लड़कियों को पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकार ने प्रयत्न किया है कि जो लड़कियां हैं वो आगे आएँ, पढ़ें और ऐसी सर्विस में आएँ जहाँ पर बाकी समाज में काम करने का मौका मिलता है। और यूपीएससी अपने आप में एक ब्रांड है, इसको आप हल्के में ना लें और अच्छे से पढ़ें इसको, तो आपकी समझ बहुत ज़्यादा इससे विकसित होगी। और मेरा मानना ये है कि अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आप बेरोज़गार तो नहीं रहते हैं, लेकिन आपकी समझ विकसित भी हो जाती है, और आप कभी भी किसी भी चीज़ में आर्गूमेंट दे सकते हैं। वो आर्गूमेंट आपका इतना दमदार होगा कि एक बार कोई व्यक्ति आपसे बहस करेगा तो वो दूसरी बार सोचेगा आपसे बहस करने के बारे में। इतना वेल डिजाइंड सिलेबस है इसका। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार एक बार किसी भी व्यक्ति को यूपीएससी का सिलेबस जान लेना चाहिए, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सिलेबस वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। तो वो सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और बड़े भाषणवादी ज़्यादा हो गई है आज। देखो, तो ज्योग्राफी वाले सिलेबस में और क्या पढ़ना है आपको। अब इसमें देखो, आप भारत को शामिल करती हो, उपमहाद्वीप को शामिल करती हो, विश्व में भारत को सहित क्या विभिन्न भागों में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से, वो पढ़ेंगे इसमें। उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं होती हैं ज्योग्राफी में, जैसे भूकंप आ गया सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ भौगोलिक विशेषताएं, जैसे जल स्रोत, अब पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मज़ा आता है इसमें पढ़ने में। हिमावरण, वनस्पति, प्राणी जगत में परिवर्तन, ये सारे टॉपिक्स इसमें बहुत शानदार हैं। जब ये टॉपिक्स हैं अभी तो, और जब ये टॉपिक्स खुलते हैं ना, पढ़ाते हैं उस टाइम पे, तो बहुत मज़ा आता है इनको पढ़ने में, ठीक है। अब देखो, जो आपको इंतज़ार था ना कि बुक लिस्ट कहाँ से पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है, तो जीएस पेपर 1 के लिए मैं लेके आया हूँ। ये बुक लिस्ट जो है पूरी ऑथेंटिक बुक है ये, मतलब अगर आप एक बार इनको पढ़ते हो, मतलब इतनी समझ है आपके अंदर कि आप इनको पढ़ सकते हो, तो इनको ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये वो स्टैंडर्ड बुक हैं जो आपको एज इट इज़ यूपीएससी सिलेबस जो पूछ रही है
उस सिलेबस को आपको कवर करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगी। तो मेरा मानना ये है, अगर आप प्राचीन भारत पढ़ना चाहते हैं तो रामशरण शर्मा को एक बार ज़रूर पढ़ें। ये एनसीईआरटी बेस्ड किताब है और आपको ये समझ विकसित कराने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, लेकिन बशर्ते आप इसको समझ पाएँ, इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझ पाएँ। दूसरा, मध्यकालीन भारत को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सतीश चंद्र जैसी किताब एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, समझ पाते हैं, तो ये मेरी नज़र में बहुत शानदार है। दूसरा, आधुनिक भारत के लिए बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं ना, बिपिन चंद्र वाली, स्पेक्ट्रम अलग है, बिपिन चंद्र वाली किताब अलग है। स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र, दोनों में से आप कोई एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये किताब ज़रूर देखें। दूसरा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप न्यू वाली जो एनसीईआरटी है ना, 6 से लेकर 12 तक की उठा लेना, किसी भी सब्जेक्ट की, आप बेसिक समझ वहाँ से विकसित कर सकते हो। मतलब सोसाइटी क्या होती है और समाज क्या होता है, सारी चीज़ों को आप वहाँ से टेकल करते हुए आना, बढ़िया पढ़ते हुए। उसके बाद यूपीएससी के सिलेबस में देखना क्या दिया है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जियोग्राफी के लिए आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका है महेश कुमार बर्णवाल। इस किताब को आप एक बार पढ़ के देखना, यूपीएससी का सिलेबस देखना, उससे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी कि यूपीएससी पूछना क्या चाहती है। और उस किताब में जो दिया है, अगर आप उसे समझ गए एक बार, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको मतलब लाभदायक सिद्ध होगी। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं ना, तो सभी के लिए, इवन सोसाइटी के लिए, सभी के लिए, तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ सोसाइटी वाले पार्ट के लिए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो सोसाइटी में चल रही हैं, वो न्यूज़पेपर से आपको कवर होंगी। न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, फिर अपने सिलेबस को देखें कि कौन सी चीज़ें सिलेबस से मैच कर रही हैं, फिर उस घटना को समझें, समझने का प्रयास करें। बाकी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मैं तो हूँ यहाँ पर, और मैं आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी का एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपकी सारी एनसीईआरटी खुद से करूँगा। मतलब मैं आपको पूरी एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर कराऊंगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से मैं रूबरू हो पाऊँ डेली। तो ये हमारे चैनल का लोगो है, इस चैनल को आप जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर कुछ इस वीडियो में मैंने ऐसा बोला हो जो गलत हो, आपको लग रहा हो, तो आप उस कमेंट में मुझे बताएं कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई है, या फिर आप मुझे बताएं कि इस वीडियो में और मैं क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ मिलेंगे किसी एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय।